चलिए आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। और सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। महाराष्ट्र की सियासत पर बीजेपी शिवसेना की बैठक खत्म। राज्यपाल के न्योते पर कुछ देर में बीजेपी कोर ग्रुप करेगी फैसला। शिवसेना ने कहा हम भी सरकार बनाने को तैयार। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस विधायकों से मिले मल्लिकार्जुन खड़गे। अपने विधायकों का टटोला मन। शिवसेना एनसीपी के साथ सरकार बनाने पर मंथन। शिवसेना का समर्थन लेने पर कांग्रेस में छिड़ा सियासी घमासान। मिलिंद देवड़ा के प्रस्ताव पर निरुपम का पलटवार। कहा शिवसेना के साथ सरकार बनाना होगा घातक। अयोध्या पर फैसला आने के बाद दिल्ली में हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग। आपसी सौहार्द और सुरक्षा पर मंथन। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएचपी कार्यशाला में काम तेज। भगवान राम के जीवन से जुड़ी मूर्तियों का हो रहा है निर्माण। सबसे बड़े फैसले के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य श्रृंगार। मुख्य पुजारी ने भगवान राम को धारण कराए गुलाबी रंग के वस्त्र। करतारपुर कॉरिडोर उद्घाटन में पाक के न्योते में शामिल नवजोत सिंह सिद्धू पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा सिद्धू को पाकिस्तान से प्यार। कांग्रेस का दोहरा चेहरा हुआ उजागर। राम मंदिर पर फैसले के बाद आतंकी संगठन जैश सक्रिय। सुरक्षा एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है जैश। सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते हैं आतंकी। 30,000 कोर्ट केस में दिल्ली पुलिस की पुनर्विचार याचिका। कल दोपहर 3 बजे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। वकीलों की गिरफ्तारी पर रोक की खिलाफवर्जी। दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण की मार। गाजियाबाद में हवा का लेवल सबसे ज्यादा खराब। हिदायत के बावजूद पंजाब के खेतों में जलाई जा रही है पराली। बंगाल और उड़ीसा में बुलबुल तूफान से तबाही। अब तक 3 की मौत। कोलकाता समेत बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश। सड़कों पर जलभराव। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। सफेद चादर से ढका श्रीनगर शहर। सड़कों पर बर्फ जमने से आवाजाही बाधित। पारा कई डिग्री तक लुढ़का। उत्तराखंड में बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत की कार दुर्घटनाग्रस्त। घायल सांसद को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गया में बदमाशों ने दिन दहाड़े मसाला के थोक व्यापारी की दुकान पर चलाई गोली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। 10 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर की फायरिंग। राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात। देखो बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से 25 लाख के गहने और 1 लाख कैश लूटे। महाराष्ट्र के नागपुर में एयर फेस्ट 2019 का किया गया आयोजन, जिसमें भारतीय वायुसेना के जवानों ने आसमान में दिखाए अनोखे करतब। भारत और उज्बेकिस्तान के जवानों के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। दोनों देशों के जवानों ने दिखाया दम। 13 नवंबर तक चलेगा अभ्यास। अफ्रीकन देश कांगो में बाढ़ का कहर। 30,000 लोग बेघर हुए। बाढ़ से लोगों को खाने पीने में हो रही है दिक्कत। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। इंग्लैंड में बारिश की वजह से घर में घुसा पानी। ब्रिटेन के प्रतिपक्ष के नेता जेरेमी कार्बन ने स्थिति का लिया जायजा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग से तबाही का मंजर। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी। रिहायशी इलाकों तक पहुंची आग। चलिए बात करते हैं बिहार के गया की, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े मसाले के एक थोक व्यापारी की दुकान पर गोली चलाई है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 10 लाख रुपए की रंगदारी ना देने पर इस दुकान पर फायरिंग की गई है। देखिए आप जरा तस्वीरें, ये बिहार के गया की तस्वीरें हैं, जहां पर दिन दहाड़े रंगदारी ना दी तो बदमाश आते हैं दुकान पर और फायरिंग करके चले जाते हैं। मानो कानून व्यवस्था का बिल्कुल भी खौफ या डर नहीं है। और अब एक बार फिर बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी घमासान की, जहां सरकार गठन पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। बीजेपी कोर ग्रुप की पहले दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। दूसरे दौर की बैठक में सरकार गठन पर फैसला होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिला है। आपको बता दें कि उधर उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना के विधायकों के साथ मीटिंग की। विधायकों ने उद्धव को सीएम बनाने की मांग की है। मुंबई में उद्धव के समर्थन में पोस्टर भी लगे हैं, जो न्यूज नेशन ने सबसे पहले आपको दिखाए थे। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी के विधायकों के साथ मंथन कर रहे हैं। और हर किसी के जहन में सवाल यही कि कैसे महाराष्ट्र के सियासी घमासान को खत्म किया जाए, सरकार कैसे बनेगी, कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा। 2 तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। भिड़ंत लगातार जारी है 50-50 के फॉर्मूले पर, लेकिन सवाल अभी भी अधूरा है। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ को लेकर कांग्रेस में भी सियासी घमासान शुरू हो चुका है।
मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस एनसीपी सरकार की बात की तो संजय निरुपम ने पलटवार किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सरकार बनना नामुमकिन है। अगर सरकार बनानी है तो शिवसेना का समर्थन लेना पड़ेगा, जो कांग्रेस के लिए घातक होगा। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान है वो दिखता रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ही संजय निरुपम ने अपनी तरफ से बगावत सामने रखी थी, आपत्ति अपनी दर्ज कराई थी, कहा था कि किस तरीके से उनको हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है। और अब एक तरफ ट्विटर पर भी ये घमासान देखने को मिल रहा है। मिलिंद देवड़ा की तरफ से अगर कोई बात कही जाती है तो उसके पलटवार में कांग्रेस पार्टी के ही संजय निरुपम सामने आते हैं, बताते हैं कि अगर ये फैसला लिया गया तो ये घातक होगा। देखिए जरा, मिलिंद देवड़ा ने जो ट्वीट किया था वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार बनाने से इनकार कर रही है तो राज्यपाल को कांग्रेस एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए। ये बात कही थी मिलिंद देवड़ा ने ट्विटर के जरिए ट्वीट करके। इसके पलटवार में संजय निरुपम ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक हालात में कांग्रेस एनसीपी की सरकार असंभव है, यानी मिलिंद देवड़ा के सुझाव को खारिज यहां पर कर रहे हैं संजय निरुपम, ये कहते हुए कि अगर सरकार बनानी है तो शिवसेना का समर्थन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो जरूरी नंबर है, मैजिक नंबर है, वो कांग्रेस एनसीपी के पास नहीं है। किसी भी हालत में शिवसेना के साथ सरकार बनानी होगी। अगर सरकार बनाते हैं तो, और अगर ऐसा हुआ तो पार्टी के लिए घातक होगा। चलिए तो सीधा रुख करते हैं मुंबई का। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, एक तरफ कांग्रेस पार्टी में घमासान है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना और बीजेपी में मंथन, लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई ये मंथन किसी नतीजे की तरफ पहुंच रहा है या देश का एक बड़ा सूबा राष्ट्रपति शासन की ओर? अनुराग, देखिए, इस विषय को लेकर हर पार्टी मंथन के दौर से गुजर रही है और अब से थोड़ी देर बाद ही बीजेपी की कोर ग्रुप की जो मीटिंग है, ये वर्षा जो कि मुख्यमंत्री निवास है महाराष्ट्र का, वहाँ पर शुरू हो जाएगी। हमें मिली जानकारी के मुताबिक न्योता तो भले ही बीजेपी को मिल चुका है राज्यपाल की ओर से, लेकिन विडंबना ये है कि उनके पास वो आंकड़े नहीं है जिसके बूते वो खुद से सरकार बना सकें और शिवसेना से सामंजस्य स्थापित होता दिख नहीं रहा। अब से थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे अपने विधायकों से मिले हैं। हालांकि इस मीटिंग में क्या निकल कर आज सामने आया इसको लेकर उन्होंने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बीजेपी से उनका गठबंधन अभी भी कायम है और मुख्यमंत्री पद को लेकर वो अपनी जिद पर अभी भी कायम है। मुख्यमंत्री तो कोई शिवसैनिक ही होगा, ऐसा दावा करके उद्धव ठाकरे चले गए हैं। ऐसे में कोर ग्रुप की जो मीटिंग है बीजेपी की, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक 105 विधायकों के साथ बीजेपी के पास अब कौन कौन से विकल्प बचते हैं, ये सारे विकल्प केंद्र को बता दिए गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद केंद्र इस पर फैसला लेगा कि आखिर बीजेपी को करना क्या चाहिए। और वही बात बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो राज्यपाल को बताएगा। मुमकिनात इस बात की भी है कि राज्यपाल से कुछ और दिन की मोहलत मांगी जाए ताकि सामंजस्य स्थापित किया जा सके शिवसेना के साथ और बहुमत पेश करने के लिए जो ताकत की ज़रूरत होती है, जो आंकड़ों की ज़रूरत होती है, वो बीजेपी को मिल जाए। तो तमाम विकल्पों पर विचार चल रहा है। बीजेपी एक मंथन के दौर से गुजर रही है। 4 बजे की जो मीटिंग है वो बहुत अहम है। उसके बाद हो सकता है कि सरकार की तस्वीर या कहें कि बीजेपी का आने वाला कदम क्या होगा, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिन की सुनवाई के बाद कल अयोध्या केस में ऐतिहासिक फैसला आया। फैसला विवादित जमीन पर रामलला के हक में सुनाया गया। इस फैसले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साधु संतों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में स्वामी रामदेव, अवधेशानंद गिरी, स्वामी परमानंद समेत तमाम मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल हुए। तकरीबन 2 घंटे तक चली इस बैठक में देश में शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एनएसए की बैठक, और बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा इस बैठक को लेकर सुनाते हैं आपको। भाईचारा, सद्भावना, सौहार्द को बना करके रखेंगे। कुछ लोगों के मन में थोड़ा बहुत कोर्ट के निर्णय से यदि असहमति भी थी तो उन्होंने कहा कि हम असहमति के बावजूद भी कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं और किसी भी कीमत पर इस देश में हम एकता, समानता और भाईचारे को कायम रखेंगे। देश में कोई झगड़ा फसाद नहीं होने देंगे और अधिकांश ने कोर्ट के निर्णय की पूर्ण सहमति व्यक्त की उसके प्रति और देश में एकता को कायम रखने के लिए संकल्प व्यक्त किया। ये इसका उन्होंने उल्लास को किसी तरह से उपद्रव नहीं बढ़ने दिया। तो कल का एक शांति सद्भाव का एक अध्याय जो रहा वो निश्चित रूप से हमें लगता है आज की बैठक के माध्यम से आगे राष्ट्र में विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। अपना परिचय भी जरा दे दीजिए। हाँ, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, जियो गीता। थैंक यू।
तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर बैठक हुई और बैठक के बाद हर कोई यही आश्वासन देता रहा कि जैसी तस्वीर कल थी वैसी ही तस्वीर आगे भी नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच अयोध्या को लेकर जैसे ही सर्वोच्च अदालत से बड़ा फैसला आया, ऐतिहासिक फैसला आया, अयोध्या में एक बार फिर श्री रामलला के मंदिर को लेकर जो निर्माण कार्य है, मूर्तियों का, पत्थरों के तराशने का, वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी अविनाश सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या पर आए फैसले के बाद अयोध्या के राम सेवकपुरम की कार्यशाला में मूर्तियों को बनाने का काम भी तेज हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है उस कार्यशाला की जहां पर पिछले कई सालों से मूर्ति बनाने का काम चल रहा है। चूंकि जो ये मूर्तियां बनाई जा रही हैं, इन मूर्तियों को प्रस्तावित जो मंदिर है उसी मंदिर में लगाया जाएगा। चूंकि मंदिर के चारों तरफ एक राम कथा कुंज बनना है और उसी कुंज में इन मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। रंजीत मंडल है मेरे साथ, जो कि इन मूर्तियों को बनाने का काम करते हैं। रंजीत जी, बताइए, पिछले कई सालों से आप इन मूर्तियों को बना रहे हैं, चूंकि सैकड़ों मूर्तियां बनकर यहाँ पर तैयार हैं, और पिछली बार भी जब आए थे हम लोग, तो चूंकि आप अपने पिता के साथ इन मूर्तियों को बनाते हैं, आपके पिताजी पिछली बार नहीं थे, क्या कोई ऐसा निर्देश जारी हुआ, क्योंकि फैसला आ गया है कि अब यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा, तो मूर्तियों को बनाने के लिए क्या कुछ कहा गया है कि इसमें और तेजी लाई जाए? जी, ये माननीय चंपत जी आए थे, तो अभी उन्होंने बताया कि ये मूर्ति का तेजी लाया जाए, जो कार्य और आगे बढ़े, तो इसलिए जो है हम लोग लगे हैं पिताजी अभी, और उनका आदेश जो होगा, तो कुछ कलाकारों की भी बात चल रहा है, अगर उन्होंने आदेश करते हैं तो फिर ये और काम आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी सिर्फ आप दो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आप लोगों की योजना है कि और भी जो कारीगर हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाए? जी जी, उसके लिए तो चंपत जी उनका आदेश करेंगे, तो हम लोग जो है उनको लेके ये कार्य और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपके हिसाब से कितने दिनों में इन मूर्तियों को बनाने का काम पूरा हो जाएगा? ये देखिए, अभी एक्चुअली तो 3-4 साल और लगेगा, लेकिन कारीगर अगर ज्यादा हो जाए तो कम समय में हो जाएगा, हमारा आशा है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी जैसे है कि जैसे मूर्ति का व्यू है, उनके चेहरा है, वो उसको तो अपना हाथ से देना, एक व्यक्ति को देना जरूरी है, जिसके लिए जो है जैसे कपड़ा है, डिजाइन है, उसका नीचे का पार बनाना, कुछ बनाना है, तो उसके लिए कलाकार के व्यवस्था कर सकते हैं। एक बार बताएंगे इन मूर्तियों के बारे में, जिस राम कथा कुंज में इन मूर्तियों को वहां पर स्थापित किया जाना है, क्या खासियत है इन मूर्तियों की? क्योंकि जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि रामायण के जो अलग अलग वर्णन हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा इन मूर्तियों से। इसमें पुत्राष्टमी यज्ञ से शुरू करके राज्याभिषेक तक ये मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा, और इस बीच बीच में जो कुछ मूर्तियाँ ऐसा भी है कि जो हम लोग का छूट गया है, वो भी मूर्ति हम लोग निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये तस्वीर है राम सेवकपुरम के कार्यशाला की, जहां पर मूर्ति बनाने का काम इस वक्त काफी तेज हो चला है। क्योंकि इससे पहले रंजीत मंडल पिछले कई सालों से अपने पिताजी के साथ यहां पर इन मूर्तियों को बनाने का काम करते थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये अब निर्देश इनको जारी किया गया है कि जल्द से जल्द इन मूर्तियों के निर्माण का काम पूरा किया जाए। इनका यह भी कहना है कि इन लोगों की योजना है कि आने वाले समय में कुछ और कारीगर इस कार्यशाला में बुलाए जाए, ताकि मूर्ति निर्माण का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या। विशेष तरीके से अपनी भावनाओं का आप लोग इजहार कर चाहेंगे कि एक चौपाई हो जाए, उसी चौपाई के माध्यम से वो सारी भावनाएं जो हों वो व्यक्त हों। बिल्कुल जानते हैं। हाँ। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, राम सिया राम जय जय राम। ने देखा कि किस तरीके से चौपाई के माध्यम से तमाम साधु संतों ने अपनी भावनाओं को यहाँ पर रखा। बबलू खान जी हैं जो हमेशा से ही इस मुद्दे को लेकर मुखर होकर अपनी राय रखते रहे हैं। चूंकि अब फैसला आ चुका है बबलू जी, अब किस तरीके से अपनी भावनाओं का इजहार करेंगे आप? देखिए, ये फैसला आ चुका है, और मैं हमेशा से कहते हुए चला रहा हूं कि जैसे ही इस मसले का हल होगा, पहले तो हम लोग सुलह समझौता के माध्यम से चाह रहे थे कि इस मसले का हल हो, लेकिन सुलह समझौता के माध्यम से अगर नहीं हुआ तो सबसे बड़े मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे देश की अदालत ने जैसा फैसला सुनाया है, मैं वैसे ही फैसला चाह रहा था, जो कि मैं एकदम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बधाई देता हूं। हालांकि इनका यह भी कहना है कि जब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा, तब खुद ये अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर कार सेवा में हिस्सा लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या। चलिए एक बार फिर बात करते हैं बुलबुल तूफान की, जिसका कहर 2 राज्यों में देखने को मिल रहा है। जी हां, चक्रवाती तूफान
बुलबुल जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लगातार कहर बरपा रहा है। इसकी वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बुलबुल तूफान पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर के करीब टकराया है। यहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, जबकि जोरदार बारिश भी हो रही है। तस्वीरें आपके सामने देखिए जरा, 5 तस्वीरें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, किस तरीके से तूफान बुलबुल का कहर देखने को मिल रहा है। इन दोनों राज्यों में तेज हवाएं लगातार चल रही हैं और लगातार लोगों को बचाया जा रहा है। तो देश में इस वक्त मौसम की अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बुलबुल तूफान का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं उत्तर भारत में खासकर पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम में बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। बुलबुल ने मचाया कोहराम, उखड़े पेड़, दर्जनों घर धड़ाम। ओडिशा में बुलबुल ने मचाई तबाही विकराल, बुलबुल से सहम उठा बंगाल, समंदर से उठा बवंडर, बुलबुल का कहर भयंकर। चक्रवाती तूफान बुलबुल ने पूर्वी भारत में जमकर कहर बरपाया। बुलबुल के असर से कहीं तूफानी हवाएं चल रही हैं तो कहीं हो रही है जोरदार बारिश। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बुलबुल ने ऐसा तांडव मचाया कि दर्जनों घर जमींदोज हो गए। तूफान के प्रचंड प्रहार से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए तो दर्जनों बिजली के खंभे टूटकर जमीन पर आ गए और कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। ओडिशा में कहर बरपाने के बाद तूफान बुलबुल रविवार को बंगाल के तट से टकराया। इसके बाद समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और तटीय इलाकों में तूफानी रफ्तार से चलने लगी हवाएं। बुलबुल के खतरे को देखते हुए लोगों को समंदर के नजदीक और तटीय इलाकों में जाने से मना किया गया और खतरे को लेकर लगातार लोगों को आगाह भी किया जा रहा है। ओडिशा के बाद बंगाल के बड़े इलाके में बुलबुल ने कहर बरपाया है। उत्तर 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, हावड़ा, कोलकाता और झारग्राम पर बुलबुल की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। तूफान के असर से बड़े बड़े होर्डिंग और पेड़ पौधे उखड़ गए। सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल कर्मी लगे हुए हैं। खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है, क्योंकि ओडिशा पर कहर बरपाने के बाद जब बुलबुल तूफान बंगाल के तट से टकराया तो ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों पर एक साथ मुसीबत लेकर आया। रविवार को बुलबुल ने सागर आइलैंड पर दस्तक दी। बांग्लादेश के खेपुपारा इलाके में भी इसने दस्तक दी। बुलबुल के असर से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की खबर है। सुंदरबन डेल्टा और उत्तर पूर्व बांग्लादेश को भारी नुकसान होने की खबर है। वहीं दक्षिणी परगना और कोलकाता में बारिश तो थम गई है, लेकिन तेज हवाओं से खतरा बरकरार है। हालांकि पश्चिम बंगाल से गुजरने के साथ ही तूफान थोड़ा कमजोर पड़ गया है। इसे अति गंभीर से गंभीर कैटेगरी में कर दिया गया है, लेकिन बुलबुल के असर से बंगाल और बांग्लादेश के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश हो रही है और आगे भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बांग्लादेश में करीब 15 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है, लेकिन अब भी 150 मछुआरों के लापता होने की खबर है। जाहिर है तूफान बुलबुल थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात बर्फीले बवंडर की। बर्फबारी से जन्नत गुलजार हो गई है, लेकिन कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी अब लोगों की परेशानी भी बढ़ा रही है। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं तो कई जगह 3 दिन से बिजली और पानी की सप्लाई ठप है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है।
सड़कें सफेद, छत सफेद, दीवार सफेद और पेड़ पौधों ने भी ओढ़ ली है सफेदी की चादर। ये नज़ारा धरती की जन्नत यानी जम्मू कश्मीर का है। मौसम की पहली बर्फबारी से घाटी गुलजार है। श्रीनगर की सड़कों में 6 इंच से ज्यादा बर्फ गिरी है और तापमान 0 तक पहुंच गया है। अचानक मौसम में आए बदलाव और नवंबर में हो रही बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं श्रीनगर समेत घाटी के ज्यादातर इलाकों में लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। स्नोफॉल से राहत भी मिली यहाँ पे बर्फ से, और नुकसान भी बहुत हो गया है। यहाँ पे पेड़ गिर गए यहाँ पे, और 3 दिन से बिजली नहीं है यहाँ पे। सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, अभी ज़्यादातर सड़कें बंद ही है, गली कोचे बंद पड़े हैं, लोगों के चलने फिरने में बहुत सारी मुश्किलातें आ रही हैं। श्रीनगर के अलावा जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। चाहे बात गुलमर्ग की हो या फिर पटनी टॉप की, आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिर रही है और मौसम को बना दिया है बेहद खुशगवार। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ भी बर्फबारी से चमक उठे हैं। हिमाचल की ये 3 तस्वीरें मौसम के बदले अंदाज को बयां करती हैं। केलोंग में इतनी बर्फबारी हुई है कि गाड़ियों तक ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। लाहौल स्पीति में पेड़ पौधे, पहाड़ और घर सब बर्फ से ढक गए हैं, तो रोहतांग में पूरा रास्ता सफेद हो गया है और अब रास्ते से बर्फ हटाने की कोशिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में और ज्यादा बर्फबारी होने के आसार हैं। इससे पारा और लुढ़केगा और मैदान भी कांप उठेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड से चारों तरफ खौफ का माहौल पसर गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक पहाड़ क्यों दरकने लगे। हाईवे पर पहाड़ टूटने की वजह से लंबा जाम लग गया। पहाड़ से गिरता मलबा, मलबे के शोर से खौफजदा लोग। पहाड़ से टूटते मलबे की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की है, जहां सब कुछ रोजाना की तरह ही सामान्य था। तभी अचानक पहाड़ से भरभरा कर मलबा हाईवे पर गिरने लगा। सड़क पर पहाड़ से मलबा गिरने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ को किसी क्रशर मशीन में डालकर बारीक कर दिया गया हो। पहाड़ के मलबे से पूरे इलाके पर मानो एक धुंध की चादर छा गई हो। मलबे की वजह से नेशनल हाईवे जाम हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे हाईवे पर मलबे की वजह से गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। रामबन नेशनल हाईवे पर ट्रकों और गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। गाड़ियों का ये जाम कई किलोमीटर तक लग गया। गनीमत ये रही कि इस मलबे में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ, लेकिन मलबे की वजह से नेशनल हाईवे जाम रहा। पहाड़ से गिरते मलबे की ये तस्वीरें खौफ पैदा कर रही थी। अगर इसकी चपेट में कोई कार या कोई शख्स आ जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। टीम न्यूज़ नेशन। तो 4 बजे 40 खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं था।